जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स XY ग्रुप की एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम बचा है। आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, अपनी तैयारी काफ़ी हद तक कर रखी है। तो इस समय आपको आवश्यकता है प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को परखने की कि अगर आज की तारीख में एग्जामिनेशन होती है, अगर आप पेपर्स लगाते हो तो आपको कितने मार्क्स आते हैं। तो अब अगले दिनों में मैं आपके लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आऊँगा, जिसमें बिल्कुल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन होंगे जिस पैटर्न पर एग्जामिनेशन में आते हैं, और इन क्वेश्चंस को लगा करके आप अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकते हो और जहां वीक एरिया जा रहा है वहां पर आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, और जो गिवन वर्ड है वो है मेंटर। तो मेंटोर का जो है सिनोनियम क्या है? तो मेंटोर मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक, जो आपको सही रास्ता दिखाता है उसको हम मेंटोर कहते हैं। तो देखो, ओपोनेंट तो मतलब क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा, जो आपका विरोधी होता है, ठीक है। नोवाइस मतलब ऐसा होता है टायरो, टायरो को हम कहते हैं बिगिनर। ओपोनेंट मतलब क्या होता है? एनिमी। और राइवल मतलब भी आपका ओपोनेंट होता है दुश्मन। तो देखो, ओपोनेंट और राइवल ये एक दूसरे के सिनोनियम है, हट जाएंगे। मेंटोर मतलब मार्गदर्शक होता है, तो उसके लिए सही आंसर क्या आ जाएगा? गाइड। तो चलो, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। जो भी वर्ड दिया है उसके लिए आपको एंटोनियम ढूंढना है। तो यहां पर वर्ड क्या दिया है बच्चों? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है एकदम बिल्कुल अलाइक, एकदम सिमिलर, जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं उनको आइडेंटिकल कहा जाता है। तो आइडेंटिकल का अपोजिट क्या होगा? डिफरेंट, डिस्टिंग्विशेबल, सिमिलर और करस्पॉन्डिंग। तो देखो, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? संबंधित। सिमिलर मतलब एक जैसा। डिस्टिंग्विशेबल यानी कि जिसमें भेद किया जा सकता है। आइडेंटिकल मतलब होता है एकदम सिमिलर, अपोजिट हो जाएगा डिफरेंट। तो यहां पर सही आंसर क्या है दोस्तों? डिफरेंट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको यहां पर क्या देखना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर देखो, वन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ होम। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पूरी दुनिया अपना घर है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। अगर आप इंदौर में रहते हो तो रेलवे स्टेशन के पास में एक होटल का नाम भी है कॉस्मोपॉलिटन। तो देखो, होमली मतलब क्या होता है? सादा। फेमिलियर मतलब क्या? परिचित, जिसके साथ आपका उठना बैठना होता है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक। तो ये जो व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन को आप टिक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। इसमें इसने लिख रखा है स्पॉन्टेनियस। आपको करेक्टली कौन सा वर्ड लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस, उसको ढूंढना है। तो दोस्तों, स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग जो है वो कौन सी सही है? देखो, स्पॉन्टेनियस में पहली बात तो NI नहीं आता है, तो आई वाला कट जाएगा। देखो, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनस। तो SPONTANEOUS आपका सी वाला पार्ट जो है एकदम सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें गैप दे रखा है। इस गैप को फिल करने के लिए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्ट ढूंढना है। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? स्कार्सली से, यानी कि क्वेश्चन किसका है? कंजंक्शन का। जब भी सेंटेंस में हार्डली या फिर स्कार्सली आता है तो हार्डली स्कार्सली के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? व्हेन का उपयोग करते हैं, WHEN का, ठीक है। जबकि नो सूनर के साथ में हम किसके साथ? नो सूनर के साथ हम किसका यूज करते हैं? देन का। तो यहां पर स्कार्सली आया हुआ है, इसलिए किसका यूज करेंगे? व्हेन का। स्कार्सली हैड आई रीच्ड द रूफ टू सेट द एंटीना, है ना। जैसे ही मैं छत पर चढ़ा एंटीना सेट करने के लिए, है ना। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। ठीक, तो हार्डली और स्कार्सली के साथ किसका उपयोग करोगे? व्हेन का। यहां तक क्लैरिटी आ गई है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक स्पेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड चूज करके आपको ब्लैंक को फिल करना है। हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज ड्रेस्ड, है ना। उसकी जो छोटी गर्ल्स हैं वो हमेशा ड्रेस्ड रहती है। तो किस तरह से ड्रेस्ड रहती है? तो देखो, यहाँ पर जो ड्रेस्ड है ना, ये वर्ब है। तो वर्ब को चाहिए होता है एडवर्ब, है ना।
कि वो ड्रेस्ड रहती है, अच्छा तैयार रहती है, पर किस तरह से तैयार रहती है, तो ड्रेस्ड को क्या चाहिए, वर्ब। तो वर्ब कौन सा होगा, देखो सॉरी एडवर्ब चाहिए, वर्ब को क्या चाहिए, एडवर्ब। तो देखो प्रीटी एक एडजेक्टिव है, तो प्रीटी ड्रेस्ड गलत है, प्रीटीएस्ट और प्रीटियर ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं जो कि गलत है। यहां पर सही क्या है, प्रीटीली ड्रेस्ड, एकदम प्रीटीली मतलब खूबसूरत तरीके से वो ड्रेस्ड रहती है। समझ में आई थिंक आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करें कि इस तरह के जो अपने प्रैक्टिस सेट्स हैं वो कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए क्या, और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके ही जैसे इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि है ना, विद्या एक ऐसा दान है जो बांटने से बढ़ती है, हम भी वही काम कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनको ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा तकलीफ आ रही है, कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले अटेम्प्ट के लिए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर ऑफलाइन बैचेस चलते हैं जहां पर जानदार शानदार तरीके से बढ़िया बिंदास वे में तैयारी कराई जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहले सवाल पढ़ो, ही सेड टू मी आई एम एंजॉइंग माई वर्क। अब ध्यान से देखो, जब भी हम नरेशन चेंज करते हैं तो तीन चीजें चेंज करते हैं। एक तो चेंज करते हैं टेंस, एक चेंज करते हैं चेंजेबल वर्ड, और दूसरा चेंज करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जब भी सेड टू आता है तो उसको टोल्ड लिख देते हैं, तो टोल्ड तो हर जगह लिखा है। देखो तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसने सेड टू को क्या नहीं किया, टोल्ड नहीं किया। दूसरी बात, जब भी आई होता है ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव जब केस होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई का ही करना पड़ेगा। तो इसने सब जगह ही तो कर रखा है। अब ये देखो इसने कहा टेंस चेंज नहीं किया, तो देखो इसमें टेंस चेंज इसने नहीं किया, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बचता क्या है, देखो अब बचता ये है कि इसने क्या किया है, टेंस जब चेंज होता है तो आपको जो है ना पास्ट होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। इसने यहाँ विल लगा रखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक, तो सही आंसर क्या है आपका, बी, कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एंजॉइंग हिज वर्क। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही होगी बात, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन चलो, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है ये वाला, इसका हमें पैसिव फॉर्म ढूंढना है। तो ये क्या कह रहा है, डू नॉट रूइन द पेंटिंग, पेंटिंग को बर्बाद मत करो। ठीक है, तो यहां पर वर्ब क्या है, रूइन। ये कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। एक्टिव वॉइस में वर्ब जिस भी फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस में किस में ले जानी पड़ती है, थर्ड फॉर्म में। रूइन यहां पर फर्स्ट फॉर्म में, तो इसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी रूइंड। तो लेट द पेंटिंग, है ना, नॉट बी रूइंड, ये एकदम सही आंसर आ गया। लेट द पेंटिंग नॉट बी रूइंड, पेंटिंग को बर्बाद मत किया जाने दो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बेटा, ओपन द डोर, क्या कहते हैं, ओपन द डोर, तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। अब अगर इसमें ऐसा हो जाएगा डू नॉट ओपन द डोर, तो अगर ये हो गया डू नॉट ओपन द डोर, तो आप क्या लिखोगे, लेट द डोर नॉट बी ओपनड। बस इतने में काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखो, ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, पूरे सेंटेंस को जो है 4 हिस्सों में तोड़ रखा है। नहीं, 4 हिस्सों में नहीं तोड़ा, इसने इसको अंडरलाइन करना था, मैं कर देता हूं कि रिया सिट्स राइट बिसाइड्स शिमोना इन द क्राफ्ट क्लास। क्राफ्ट वाली क्लास में रिया कहां बैठी है, शिमोना के बगल में बैठी है। तो शिमोना के बगल में बैठी है, तो बच्चों इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा, के अलावा। ठीक है, तो बिसाइड मतलब बगल में, बगल में वाला जो बिसाइड होता है वो ये बिसाइड होता है। तो ये जो है इस अंडरलाइन वर्ड के बजाय, बिसाइड्स के बजाय यहां पर बिसाइड आना चाहिए। ये आपका एक और फ्री का मार्क्स मिल गया। अगला देखो, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द रिवर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रिवर के ओवर जो है एक ब्रिज बनाएगी। ठीक, तो क्या ओवर द ब्रिज से अच्छा कोई ऑप्शन अवेलेबल है, तो इन द रिवर, नदी में ब्रिज नहीं बनता है, नदी के ऊपर ही बनता है। इन द रिवर तो कट गया। बिलो द रिवर, नदी के नीचे भी ब्रिज नहीं बनता है, तो ये भी कट गया। ठीक है, बियॉन्ड द रिवर मतलब नदी के पार, तो भाई साहब नदी के पार भी ब्रिज नहीं बनता है, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो इसमें क्या सही आंसर है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, किसी व्यक्ति के पिताजी से जो उसको प्रॉपर्टी मिलती है या फिर उसके एंसेस्टर से जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखो मेरी बात, यहाँ पर मर्सीनरी मतलब होता है किराए का। जैसे हम कहते हैं ना कि अपन ने किराए पे किसी आदमी को रख लिया और उससे जो चाह रहे हो काम करा रहे, तो मर्सीनरी मतलब किराए का डट्टू, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी मतलब एरिस्टोक्रेट वो लोग जो बहुत हायर क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो कि इंग्लैंड का रॉयल फैमिली, तो उनको एरिस्टोक्रेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो बच रहे, हेरिडिटरी और पैट्रीमोनी। तो पैट्री मतलब क्या होता है? फादर, तो पिताजी से जो मिलता है उसको हम पैट्रीमोनी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिक होता है, ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कार्यक्रम होता है। तो यहाँ हेरिडिटरी से ज्यादा सही आंसर क्या है? पैट्रीमोनी। सो पैट्रीमोनी को ही लॉक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रैक्टिस सेट भी कल इसी टाइम पर आएगा, सो टाइम को चूकना नहीं है। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन? जो नाउन दिया है उसका वर्ब फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर जो नाउन दिया है ना अडोरेशन है, तो अडोरेशन तो क्या है? नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब जो है ना बच्चों अडोर, अडोर मीन्स होता है सजाना, सजाना, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो वर्ब फॉर्म क्या है बच्चों? अडोर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ हैव बीन जम्बल्ड एंड लेबल्ड एज ABCD। कहने का इसका मतलब यह है कि पैरा जम्बलिंग के क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं? पैरा जम्बलिंग के, यानी कि PQRS के। तो PQRS के फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो इसने पहले सीक्वेंस में क्या लिखा है देखो, द लेटर इज द टोटल डेट अक्यूमुलेटेड ओवर ईयर्स ऑफ डेफिसिट स्पेंडिंग, है ना। तो ये डेफिसिट स्पेंडिंग की बात कर रहा है, मतलब आय व्यय की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक। अ फिस्कल डेफिट इज ए शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग्स। फिस्कल डेफिसिट क्या है? गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उनमें शॉर्टफॉल जो पड़ता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अ फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP और सिंपली एज टोटल डॉलर्स स्पेंड इन एक्सेस ऑफ इनकम, है ना। इनकम से ज्यादा जितने डॉलर खर्च किए जाते हैं उस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। अ फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंट फ्रॉम फिस्कल डेट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है फिस्कल डेट से अलग होता है। तो ध्यान से देखो, यहां पर एक वर्ड आया है लेटर। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला। बाद वाला मतलब, है ना, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं A एंड B, और अगर मैंने बोल दिया लेटर, तो लेटर से मेरा अर्थ रहेगा B का, ठीक है। तो ऐसा देखो कि दो चीजें एक साथ कहां दे रखी है, तो इसमें दो चीजें एक साथ यहां दे रखी है, फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल डेट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेट, और जब भी हम लेटर की बात करते हैं तो लेटर शब्द को इसके साथ लगाना पड़ता है। तो हमें इस तरह से पेयर मिल गया D और A का। किसका पेयर मिल गया बच्चों? D और A का, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, फिस्कल डेफिसिट क्या है और फिस्कल डेफिसिट क्या है ये बताने के बाद में बताया कि फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो पहले B आएगा फिर C आएगा। तो बच्चों ये BCDA होना चाहिए। तो ऑप्शन में आप ढूंढो BCDA कहां है, तो ये BCDA यहां पर है, इसलिए ऑप्शन C एकदम करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल हैपन इफ आई विल नॉट गेट अ जॉब, है ना। क्या होगा अगर मुझे एक नौकरी नहीं मिलती है? क्या होगा अगर मुझे एक नौकरी नहीं मिलती है? तो दोस्तों ये ओपन कंडीशन का सेंटेंस है, और ओपन कंडीशन मतलब खुली सेंटेंस, खुली चैलेंज वाली बात है ना, कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। चलो मैं तो इसको ऐसे बता दूं कि इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ए जॉब, है ना, यू विल गेट अ जॉब। ध्यान से देखना, तो जब भी ओपन कंडीशन का सेंटेंस है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी। तो जब भी ओपन कंडीशन का सेंटेंस होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कंडीशनल वाले पार्ट को कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखते हैं। कंडीशनल वाले पार्ट को कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, है ना। जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको फ्यूचर में लिखते हैं। तो यहाँ इसने क्या कर रखा है, व्हाट विल हैपन, ये भी फ्यूचर है। इफ आई विल नॉट गेट ए जॉब, तो यहाँ पर जो विल है ना, ये विल हट के क्या आएगा, इफ आई डू नॉट गेट अ जॉब। तो यहाँ पर देखो आई विल नॉट गेट ए जॉब, ये वाले पार्ट में एरर है कि सर आई विल नॉट गेट ए जॉब को आई डू नॉट गेट ए जॉब लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये ओपन कंडीशन का सेंटेंस है जिसमें दो जगह विल नहीं आता। कहां से विल हटता है? कंडीशनल वाले पार्ट से विल हट जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी एरर ही ढूंढना है। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज टू द सेफ यू विल बी शॉट, है ना।
अगर आप सेफ की चाबियां नहीं दोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब देखो अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है और यहां पर लिखा है डू नॉट, तो ये डबल नेगेटिव हो गया। तो अनलेस के साथ अनलेस वाले पार्ट में कभी भी डू नॉट नहीं लगाना है, तो यहां से डू नॉट हटेगा, यानी कि एरर पार्ट कौन सा है, ए। अब ये देखो ए लिखा कहां है, तो ये लिखा अनलेस यू डू नॉट गिव, तो पार्ट ए में एरर है। क्या एरर है मेरे प्यारे बच्चों, सर अनलेस के साथ अनलेस वाले पार्ट में डू नॉट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ए पार्ट में क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों किससे रिलेटेड, ये रिलेटेड है अनसीन पैसेज से। तो आपको धैर्य रखना है, हिम्मत के साथ पढ़ाई करना है, भागना नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको अपने 4 नंबरों का नुकसान होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इन द हार्ट ऑफ कंट्री साइड, है ना, कंट्री साइड मतलब गांव देहात, इन द हार्ट ऑफ कंट्री साइड द विलेज स्प्रॉल्स अक्रॉस द फर्टाइल लैंड, विलेज स्प्रॉल्स, स्प्रॉल्स मतलब होता है फैले हुए, तो गांव फैले होते हैं, है ना, एक उर्वरक भूमि के, है ना, भूमि के साथ साथ फैले होते हैं। नेस्टल्ड अमंगस्ट एमराल्ड ग्रीन फील्ड, है ना, और पूरी फील्ड कैसी होती है, एकदम एमराल्ड ग्रीन फील्ड होती है। एट डॉन, डॉन मतलब क्या होता है, सुबह का टाइम, भंवर का समय जो होता है। द रूस्टर्स क्रो सिग्नलिंग द बिगनिंग ऑफ ए न्यू डे, है ना, रूस्टर्स की जो क्रो होती है, यानी कि वहां लोकल भाषा में, लोकल डोमिनियन के जो एक दूसरे को जो है विश करने का तरीका होता है, वो रूस्टर्स क्रो सिग्नल देता है कि नए दिन की शुरुआत हो गई है। मेन एंड वुमन हेड आउट टू देयर फार्म्स, है ना, महिला पुरुष सब किस तरफ चले जाते हैं, अपने खेत की तरफ चले जाते हैं। टूल्स इन हैंड, उनके हाथों में क्या रहते हैं, टूल्स रहते हैं। रेडी टू कल्टीवेट द लैंड, और ये हमेशा किस चीज के लिए रेडी रहते हैं, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए रेडी रहते हैं। इन दीज विलेजेस लाइफ मूव्स एट ए पेस डिक्टेटेड बाय द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, इन गांव में जिंदगी जो चलती है वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के साथ चलती है। ठीक है, इवन द मार्केट फुल ऑफ वाइब्रेंट कलर्स एंड द रिच एरोमास ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस, है ना, जो मार्केट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वाइब्रेंट कलर से फुल होते हैं, और वहां पर फ्रेश अरोमा यानी कि एकदम ताजे फल सब्जियों की खुशबू आती है। सीम्स टू फॉलो द नेचुरल रिदम्स, है ना, जो मार्केट में ताजे फल सब्जियों की खुशबू आती है उससे भी लगता है कि एकदम नेचुरल रिदम को यहां पर जो है जिया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। चिल्ड्रन फ्री फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अर्बन लाइफ, है ना, जो बच्चे हैं वहां के, कहां के, गांव के, वो जो शहरी लाइफ के जो पाबंदियां उनसे एकदम मुक्त हैं। रोम द फील्ड्स एंड स्ट्रीम्स, वो बच्चे कहां भटकते रहते हैं, कहां घूमते रहते हैं, फील्ड्स में, स्ट्रीम्स मतलब बहते हुए पानी के आसपास, वहां उस पानी में भी नहाते धोते सब करते हैं। डिस्कवरिंग द जॉयस ऑफ नेचर, और गांव के बच्चे जो है इन खेतों में, इन पानी की धाराओं में शुद्ध नेचर को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। हियर कम्युनिटी बॉन्ड्स आर स्ट्रांग, यहां पर कम्युनिटी का जो बॉन्ड होता है वो एकदम स्ट्रांग होता है। विद नेबर्स रेडी टू लेंड हैंड इन टाइम्स ऑफ नीड, है ना, वहां पड़ोसी हमेशा तैयार रहते हैं कि जब भी जरूरत लगे तो वो अपना समय उनको दे सकते हैं, अपना हाथ उनको बटा सकते हैं। द पेस ऑफ लाइफ दो स्लो, हालांकि जीवन का जो गति है वो थोड़ा सा स्लो है और रुका हुआ है। इज फार फ्रॉम स्लगिश, है ना, बहुत स्लगिश, बहुत एकदम उलझा हुआ नहीं है, थका हुआ नहीं है। इट्स फुल ऑफ पर्पस एंड हार्डवर्क, यहाँ का जो जीवन है वो पूरी तरह से उद्देश्य से भरा हुआ है और मेहनत से भरा हुआ है। तो मैंने पूरा पैसेज आपको पढ़ के समझा दिया है कि गांव के बारे में बातचीत हुई है कि गांव में किस तरह से चीजें होती है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डे इन द विलेज, गांव में नए दिन की शुरुआत का सिग्नल क्या होता है। तो गांव में नए दिन की शुरुआत का जो सिग्नल होता है वो हमने पढ़ा था रूस्टर्स क्रोइंग से होता है। किससे होता है, रूस्टर्स क्रोइंग से। सनसेट तो खात्मे की बात करता है, मार्केट ओपनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, ये सब बात नहीं होती। रूस्टर्स क्रोइंग से जो है क्या होता है, गांव की शुरुआत वहां पर होती है। अगला देखो, व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ मैन एंड वुमन इन द विलेज, है ना, गांव में मैन वुमन की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है। तो हमने देखा था कि वो अपने हथियार लेकर के खेतों की तरफ चल देते हैं, यही उनकी प्राइमरी एक्टिविटी है। तो क्या होगा बच्चों, रोमिंग द फील्ड्स एंड, नहीं ये तो बच्चों की बात है। कल्टीवेट द लैंड उनकी प्राइमरी एक्टिविटी, शॉपिंग करने मार्केट में जाते नहीं है, गेम्स तो बच्चे खेलते हैं वहां के। यहाँ पर मैन वुमन की बात हुई है, तो मैन वुमन क्या करते हैं भाई साहब, कल्टीवेटिंग द लैंड करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं। ठीक है, अगला देखो, वेयर डू द चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, बच्चे अपना अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं। तो हमने देखा था कि बच्चे अपना अधिकांश समय जो है वो स्ट्रीम्स के अंदर बिताते हैं,
खेतों के अंदर बिताते हैं। तो इन द फील्ड्स एंड स्ट्रीम्स यहाँ पर सही आंसर है। हम कहते थे ना वो कि वो नेचर की वास्तविक डिस्कवरी में लगे होते हैं, फील्ड में और स्ट्रीम्स के आसपास अपना समय बिताते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ स्लगिश। देखो बच्चों, स्लगिश मतलब क्या होता है? एकदम थका हुआ, लेथार्जिक, जो बड़ा स्लो होता है। तो रैपिड तो फास्ट होता है, स्विफ्ट मतलब भी क्विक होता है। तो रैपिड और फास्ट तो दोनों गलत हो गए। लाइवली का मतलब होता है एकदम जिंदा दिल। तो यहाँ पर स्लगिश का एकदम सही सिनोनिम क्या है बच्चों? स्लो। और ये रहा आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ विलेज लाइफ मेंशन्ड इन द पैसेज। की विलेज लाइफ का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, बताओ फटाफट से। तो कांस्टेंट ट्रैफिक, भाई ट्रैफिक की तो पूरे पैसेज में कहीं से बात हुई नहीं थी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स, अर्बन कांस्टेंट है ना, अर्बन कांस्टेंट शहरी पाबंदी, और शहरी पाबंदी का छोटा सा जिक्र हुआ था, वो बच्चों की एक्टिविटीज को लेकर के था, तो वो भी कट जाएगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, तो भाई गांव में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की बात पूरे पैसेज में कहीं हुई नहीं थी, तो ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स, की भाई गाँव में कम्युनिटीज के बीच में जो बॉन्ड्स है वो एकदम स्ट्रांग है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा प्रैक्टिस सेट किया। आई होप आप लोगों को इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स खूब हेल्प करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को ऑफलाइन तैयारी करना है एयरफोर्स नेवी की, या फिर एनडीए सीडीएस एफकेट के आपके भाई बहन तैयारी करना चाहें एसएसबी इंटरव्यू के लिए, फोर्स डिफेंस एकेडमी एकदम शानदार जानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहां से आप प्रिपरेशन करके अपने पंखों को उड़ान दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।